इस वक्त हर जगह जंगो जदल का मामला आगे आगे आया हुआ है। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा वीडियोस देखी जा रही हैं, जो इंडिया के अंदर जंग के माहौल को आगे बढ़ा रही है, वो फिल्में हैं। और वो फिल्में क्या काम कर रही है, वो एक अजीब सा दायरा बना रही है। पिछले दिनों एक प्रोमो रिलीज हुआ एक फिल्म का, कसेरी वीर का। इसके हवाले से आप पूरी तफसीलात में आपको बताऊंगा, क्या वाकई में कसेरी वीर जिसका जिक्र किया जा रहा है उसने वाकई में तुगलकों को हराया था या नहीं हराया था, उसकी असल कहानी क्या है, वो आपको मैं एक अलग व्लॉग के अंदर पूरी तफसीलात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें शुरू करते हैं। सबसे अहम मामला ये शुरू हुआ और कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान की चंद बड़ी खबरें देते हैं। उसके बाद अगले किसी व्लॉग में इंडिया के मतलब भी गुफ्तगू करेंगे, क्या जंग और जदल का मामला कहां पहुंचा है उस पर भी गुफ्तगू होगी, और बड़ी तहलका-अंगेज खबरें भी आपके सामने रखेंगे। आइए सबसे पहली खबर का आगाज करते हैं। इससे पहले कि मैं आपका आफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन साहब और दीगर लोगों के मुतालिक खबरें बताऊं, चंद बड़ी खबरें हैं। तहरीक बैक पाकिस्तान ने आज कराची के अंदर मुजाहिरा किया और उस हवाले से खास तौर पर इंडिया की जाहिरियत के हवाले से और पाकिस्तान की फौज के साथ के हवाले से और पाकिस्तान के साथ खड़े होने से तहरीक बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। लेकिन मुझसे आपके बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा था कि जब गजा के मामला पर इंडिया की जाहिरियत के बावजूद, इंडिया के तमाम मामला के बावजूद 26 तारीख को जमात इस्लामी ने अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल की कॉल दी थी, तो तहरीक बैक पाकिस्तान ने जो 1 मई को एक बड़े मार्च की, मिलियन मार्च की गजा के हवाले से कॉल दी थी, उसका क्या मामला हुआ था और वो एकदम खत्म क्यों हो गया था। मुझे बेतहाशा लोगों ने इस हवाले से सवालात पूछे थे, तो मैं आपको एक आगाही दे देता हूं। इस हवाले से हुकूमत ने बराह रास्त राब्ता किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कि एक पूरा वक्त उनके साथ मुलाकात के लिए गया था। और उसमें इस वक्त के एक तो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, एक मुशीरान भी है, उसमें परवेज खटक साहब भी हैं और एक तलाल चौधरी साहब भी है। तलाल चौधरी साहब इस वक्त ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, वजारत दाखिला को देख रहे हैं, तो बाकायदा उनसे एक वक्त की मुलाकात हुई थी और उसमें यह दरख्वास्त की गई थी कि फिलहाल जो मौजूदा जाहिरियत का मामला चल रहा है और इंडिया की वजह से मामला चल रहा है, उस हवाले से आप अपने मिलियन मार्च को थोड़े कुछ अरसे के लिए आगे मौखर कर दें। इस हवाले से बाकायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक मुज़ाकराती टीम, जिसमें उनकी मरकजी शूरा के अराकीन मौजूद थे, वो तलाल चौधरी के साथ मिले थे। और उसके बाद तलाल चौधरी के साथ मिलने के बाद उनकी बाकायदा मुलाकात के बाद एक अलामिया जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया जाएगा। हुकूमत हर सतह पर यह काम करेगी और इस तरीके से जहां जहां भी फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए और इजराइल की जाहिरियत के लिए जो भी कदम हो सकता है, उसमें हुकूमत उनकी तमाम शराइत को तस्लीम करती है। जिसके बाद वो 1 मई वाला मामला खत्म हो गया था। मैं इसलिए उसकी खबर नहीं दे सका था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया के मामला चल रहे थे, दीगर मामला चल रहे थे, तो क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए थे तो उसका जिक्र था। अच्छा, अब आए बड़ी कुछ और खबरों पर। आपको याद होगा कि जब ये जाहिरियत का मामला हुआ था, इंडिया की तरफ से बर्बरियत का मामला हुआ था, तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 22 तारीख को यह वाक़या हुआ था, 23-24 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि जनाब हम एक बड़ा मुजाहिरा इंडिया के खिलाफ करेंगे या पाकिस्तान की फौज की हिमायत में, इस हवाले से वो एक मुजाहिरा करेंगे। मगर क्योंकि फिर उसके बाद इतवार के दिन उन्होंने करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। अब जाहिर सी बात है, यहाँ सब लोग ही मुजाहिरे कर रहे हैं, सब लोग ही एहतजाज कर रहे हैं, सब लोग ही अपने आप को कहीं ना कहीं उस फ्रेम के अंदर लेकर आते हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी यही कहा कि जनाब हम भी इस हवाले से करेंगे। सो आज तारीख जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 मई की तारीख है, आज से लेकर 16 तारीख तक इन्होंने हर दूसरे तीसरे दिन के लिए मुख्तलिफ मुजाहिरों का अनाउंसमेंट किया हुआ है। अच्छा, इस बार इन्होंने स्ट्रेटेजी रखी है कि जैसे आज इनका प्रोटेस्ट का इरादा है लियाकताबाद के अंदर। अब लियाकताबाद में इन्होंने 3 टाउन्स को आपस में मिलाकर उनसे कहा है कि वहां पर प्रोटेस्ट करें। अच्छा, क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम की वो स्ट्रेंथ नहीं है, जिस तरह आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा था, तो एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त वो स्ट्रेंथ नहीं रखती है कि कोई बहुत बड़े मुजाहिरे कर सके। एक वक्त था कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब के ज़माने की वो एमक्यूएम थी कि जो अगर सिर्फ अपना जनरल वर्कर्स इजलास ही बुलाती थी, तो वो अगर 3 सेक्टर का अगर जनरल वर्कर्स इजलास अगर एमक्यूएम बुलाती तो बहुत ज़्यादा मजमा खड़ा हो जाता था और ज़ाहिर एक बड़ा उनका होता था। लेकिन इस वक्त एमक्यूएम को एक बड़ा ही सदमे का सामना है, या यूँ समझिए कि एमक्यूएम की तंजीम साजी इस वक्त वो जगह नहीं बना पा रही है। लेकिन बहरहाल हम उससे कतई नजर एमक्यूएम ने इस हवाले से लियाकताबाद के शुरू में जो पहला इनका है वो है लियाकताबाद के अंदर आज, और उसके बाद 16 तारीख को इन्होंने 3 टाउन जो नई कराची वाले और नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले जो 3 टाउन्स हैं, उनके तहत फिर आखिरी जो है वो वहां पर होगा, और ये उसी जगह पर होगा जहां से आफाक अहमद साहब को निकलना था, और फिर वो आफाक अहमद साहब के सारे मामला हुए। लेकिन खैर, तो 16 तारीख तक के लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है। अब 16 तारीख तक ये मामला कहां पहुंचता है, ये बड़ा ही अहमियत है, क्योंकि इंडिया वाला मामला कहां पहुंचता है, और एमक्यूएम क्योंकि वो स्ट्रेंथ अब एक साथ मुजाहिरे की शायद वो ना रख सके जो उसके मुकाबले में जमात इस्लामी शो कर चुकी है, जो उसके मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शो कर चुकी है कराची के अंदर, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब शो कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो ताकत वो शो नहीं कर पाते। अलबत्ता ये मुजाहिरों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है। अब आइए अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि जनाब वाला आफाक अहमद साहब के हवाले से खबर है। आफाक अहमद साहब को आपके इल्म में होगा कि आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी हुई थी, और वो गिरफ्तारी हुई थी 2 टैंकर्स और एक जो है वो ट्रक जलने का वाकया हुआ था। लांडी, कोरंगी और सुजानी में उनके खिलाफ FIR दर्ज थी। 2 मुकदमात उनके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चले थे, यानी लांडी और कोरंगी वाला मामला, और लांडी और कोरंगी में 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और उसमें आफाक अहमद साहब को भी गिरफ्तार किया गया था। इस कहानी में एक नया टर्न आया है और एक बड़ी खबर डेवलप हुई है। बड़ी खबर हुई है तभी हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। बड़ी खबर यह हुई है कि अब अल्लाह अल्लाह करके कोई 2-3 महीने के बाद, यानी फैब से लेकर
अब आकर जो है वो 2-3 महीने के बाद अब आकर पुलिस ने इसका चालान पेश किया है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में। अब जो चालान पेश किया गया ना वो बड़ा ही मजे का खेज और बड़ा ही अजीब व गरीब। अब चालान आप देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि क्या हुआ है। यानी कि उसमें कहा गया है कि लांडी में जो ट्रक जला था उस ट्रक में से जब जिन लोगों ने जलाया उसने चीनी भी वहां से गायब कर दी। ओ भाई, जब अगर आप उसका टाइम ड्यूरेशन देखें, चालान में लिखा हुआ है कि वो चीनी के बोरे भी उठा के लेकर गए जलाने वाले। खुद सोचें कि जो जला रहे हों वो ट्रक में से चीनी के पहले बोरे निकालेंगे, बोरे निकालने के बाद वो उसको लेकर जाएंगे और लेकर जाने के बाद वो उसको आकर आग लगाएंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल है या नहीं है? लेकिन चालान में यही लिखा हुआ है कि जो लोग जलाने आए थे वो चीनी के वो लेकर भी साथ ही भाग गए। सही है, अब खुद तस्वुर कीजिए कि जलाने के बाद किस तरीके से हो सकता है। अब आइए दूसरी खबर उस पर। दूसरा पहलू जो है उसमें वो एक आ गया कि आफाक अहमद साहब की कोई ऑडियो थी, उस ऑडियो में इन्हें प्रोवोक किया गया था, इन्हें उकसाया गया था कि वो ये सारे काम करें। अच्छा, जो ऑडियो का मामला अलग था और जो वीडियो थी वो थी, ये ऑडियो उसमें पेश नहीं की गई है और ना ही केस प्रॉपर्टी के तौर पर उसमें सामने रखी गई है कि जनाब ये केस प्रॉपर्टी के तौर पर इसमें सामने रखी गई है। अच्छा, अब जो मामला है वो ये। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि जनाब ये जो आफाक अहमद साहब के जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं उन्होंने भी कहा है कि हमें जो है वो ये कहा गया था। अच्छा, जब कहा गया था तो गिरफ्तार मुलजिमान की तरफ से तो गिरफ्तार मुलजिमान तमाम जमानत पर क्यों जाओगे। लेकिन खैर, अब ये मुकदमा चलेगा। अब ये चालान पेश हो गया, अब ज़ाहिर चालान पेश होने के बाद इस मुकदमे की समाअत होगी और फिर दीगर मामलात होंगे। तो अब इस केस को प्रॉपर्ली आगे की तरफ बढ़ाया जाने का इम्कान है। देखना यह है कि अब ये आगे केस कितने सालों तक चलता है, क्योंकि आमतौर पर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जो केस होते हैं, अब आप उसी से अंदाजा कर लीजिए ना कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जो केस होते हैं, 2016 का केस, जो 2016 का केस है, यानी कि 22 अगस्त 2016 का जो केस है, आज उसे 9 साल हो चुके हैं। तो टिल वो केस अभी तक चल रहा है, तो चल ही रहा है। अच्छा, अब क्योंकि वो बड़ी 22 अगस्त 2016 से मुझे याद आया कि कुछ लोग जो है वो अभी भी उसी अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पर ही तमाम की तमाम वो मना करे, रद्द करे, लेकिन वो रद्द करते हैं। मैं पिछले दिनों एक बयान दिख रहा था, बड़ा अजीब सा बयान मुझे लगा। वो बात हो रही थी कि इंडिया की जाहिरियत के हवाले से मुस्तफा कमाल साहब फरमाते हैं कि देखिए हमने कराची से रॉ का खात्मा किया था। अरे भाई, कौन से रॉ का खात्मा किया था? उसी रॉ के खात्मे के दौरान तो आप जो है वो एमपीए रहे, एमएनए रहे और सेनेटर रहे, मेयर रहे, सॉरी एमएनए उस जमाने में नहीं रहे थे, सेनेटर रहे। अच्छा खैर, मेरा नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता ये कि वो जो कुछ भी माजी के अंदर हो चुका या जो कुछ भी हो चुका उससे हटकर अब जो है वो खासतौर पर जब से ये इंडिया वाला मामला हुआ है, अब सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ नजर आती है। अच्छा, हर केस के अंदर जो है अगर आप अपने आप को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर होता यह है कि आपकी बात की वो वक्त नहीं रहती। यानी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है इंडिया जाहिरियत करता है तो आप कहते हैं कि जनाब हमने यहाँ से रॉ को खत्म कर दिया। नुक्ता सारा ये होता है कि अगर आपने जिन पर रॉ के इल्जाम लगाए उसमें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे, तो उन पर भी बात तो होनी चाहिए थी, क्या उनका खात्मा हो चुका है? ऐसा नहीं हो सकता। तब वो सियासी इल्जाम को फिर आप जो है वो अगर किसी और वाक़े के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर वो मुनासिब नहीं होता है, खास तौर पर जबकि आपका इत्तेहाद अगर इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब के साथ हो चुका है। आप इस मामले में अगर यही तमाम इल्जाम क्योंकि आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर लगाते थे तो ये तफरीक क्या अभी भी कुछ लोग एमक्यूएम के अंदर जो बच्चा कुछ एमक्यूएम, जैसा मैंने कहा कि मुजाहिरों से लेकर अभी भी अगर ये जो बच्ची कुछ एमक्यूएम है उसके अंदर अगर आप ये समझते हैं कि जनाब इस तरह के इख्तलाफात की बुनियाद पर या इस तरह के बयानात की बुनियाद पर आपके मामला ठीक कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त बात नहीं है। क्योंकि जब आप ये बात करते हैं रॉ पे तो आपने दो लोगों पर बड़े इल्जाम लगाए ना, कि नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब पर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर। और अगर आप चाहे उसी के वतन से जन्म लिए हुए हैं तो अगर आप उस वक्त अगर ये दो पर से करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली कहते हैं ये बात तो आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर कही थी कि जनाब इस तरह का। तो बहुत सारे वो बयानात की जो उस वक्त सियासी बुनियादों पर दिए गए होते हैं, उन सियासी बुनियादों को हालात और वाक़यात को देख कर करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब जज्बात की रॉ में अक्सर इतना बह जाते हैं कि उन्हें मालूम नहीं होता कि इस वक्त इस बयान को देना भी है या नहीं देना, इस बयान की इस वक्त ज़रूरत है या नहीं है। अगर बात कुछ और की जा रही है तो फिर बात कहीं और करें। देखिए, आप तस्लीम करें या ना करें, अल्ताफ हुसैन साहब की एक सपोर्ट का यहाँ पर मौजूद है ना, तो जब आप ये बात इस वक्त करते हैं तो ज़ाहिर है वो मौक़िफ़ कुछ और हो जाता है, वो कुछ और हो जाता है। तो दोनों तरफ से कुछ बयानात को एहतियात से देना चाहिए। अमूमन किस बयान की, इस हवाले से आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब को या दीगर लोगों को खास तौर पर जो है वो आपको इस वक्त फॉलो करना चाहिए, खास तौर पर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब किस वक्त कहाँ पर क्या गुफ्तगू करनी है, आजकल उन्हें बड़ी इस हवाले से कमांड हासिल हो चुकी है और बड़ा ही उनको मौके का मालूम है कि कहाँ पर किस जगह पर क्या जुमला देना है, किसको क्या पैगाम देना है। ज़रूरी नहीं कि जो पैगाम हम जो कल से चलते हुए आ रहे हैं वही पैगाम हम आज दें। आज हर रोज़ सियासत में नया दिन होता है और नए दिन के लिए ज़ाहिर नए मामला की तरफ होता है। खैर, ये एक नुकता मैंने कहा। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे मैं चैनल्स को देखता हूँ यूट्यूब्स को, वो कहीं ना कहीं उस मामले को सारे को जिक्र करना शुरू कर। अभी मैं रफ्तार वाले को देख रहा था, वो एक नई कहानी उन्होंने शुरू कर दी 1990 से लेकर उस वक्त तक मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा था उस वक्त एमक्यूएम के ज़माने में। अब ये स्टोरी लेकर आ गए ना। अच्छा, अब अगर आज क्योंकि आज़ादी इजहार का दिन है और मीडिया की पाबंदियों का दिन है, तो आप देखिए कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की मीडिया पर पाबंदी के हवाले से रैंकिंग डाउन हुई और ज़्यादा हो गया, यानी 158 पर आ गया, 152 से 158 पर आ गया। तो पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल ज़्यादा ऊपर जाता जा रहा है कि जहाँ पर आज़ादी इजहार पर पाबंदी है। ये आज़ादी इजहार यहाँ पर मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स के हवाले से भी रही है, मुख्तलिफ
मजहबी ग्रुपों के हवाले से भी रही है, मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों के हवाले से भी रही है और पाकिस्तान की रियासत और मुक़्तदरा हल्कों की तरफ से भी रही है। मसला यह है कि आज़ादी इज़हार को कदगन सिर्फ एक वक्त में नहीं लगी है या एक दौर में नहीं लगी कि जब मीडिया को कंट्रोल किया जाता हो। मीडिया को अगर हमें मीडिया के कंट्रोल के मसाइल को अगर हल करना है तो हमें ज़रूरी यह है कि हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो निज़ाम चल रहा है कि कभी कोई एक प्रेशर ग्रुप आ जाता है, कभी कोई दूसरा प्रेशर ग्रुप आ जाता है, कभी कोई तीसरा आ जाता है। अगर आप सिर्फ अपनी रेटिंग के चक्कर में सिर्फ 1990 से लेकर के बाद की अगर मीडिया कंट्रोल को देखें तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि ये मीडिया कंट्रोल स्टार्टअप कैसे होता है और ये स्टार्टअप की मामले कैसे शुरू होते हैं। ये उस वक्त शुरू होता है कि जब उनकी खबरों पर एक वक्त में पाबंदी लगा दी जाती है, यानी कि 1984 में जब एमक्यूएम बनी तो उस वक्त एमक्यूएम की तश्कील की खबर सिंगल कॉलम की तीसरे पेज पर जाकर लगी थी और वो भी इतनी छोटी सी लगी थी। सही, एक वो वक्त भी था कि जब उनकी खबरों को नहीं चलाया जाता था तो फिर उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप की शक्ल इख्तियार की और फिर वो खबर को चलाते थे। आज भी बहुत सारे मामला और बहुत सारे अलमिया इस तरीके से, मैं ये कहता हूं कि कभी भी किसी चीज़ को एक दायरे में फोकस करके नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको पूरी रियासत के तौर पर, पूरी मुमलिकत के तौर पर, पूरी उसके तौर पर देखना चाहिए कि मामला है क्या। इस तरह से मामला हल होते नहीं हैं, कभी भी नहीं होते। जिस तरीके से अगर इंडिया ने अगर इस पाकिस्तानी चैनल पर मुझ समेत मुझ पर भी पाबंदी लगाई गई है, मुझे भी वहाँ पर वीपीएन के जरिए देखा जा सकता है। तो अगर ये पाबंदियां लगाई जाती है तो इसको जरा सा देखने की जरूरत होती है कि ये पाबंदियां किस वक्त लगती है और फिर कौन सा प्रेशर ग्रुप इसको खुलवाने की कोशिश करता है और कौन सा नहीं करता। तो ये चीज़ें बड़े दायरे में कैनवस में देखनी चाहिए हमेशा। छोटे कैनवस में आप जब कभी भी देखते हैं तो फिर मसले का हल होता नहीं है। खैर, उनकी मर्जी, अगर वो उस पर करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। खैर, आगे की तरफ चलिए, आगे चलते हैं। और आगे की तरफ एक बड़ी खबर ये आई है कि एक और मामला भी चल रहा है और वो ये चल रहा है कि 9 मई के वाकयात के बाद से जो तहरीक इंसाफ पर एक कैफियत आई थी, अब लगता यह है कि बहुत सारे लोगों की रिहाई का वक्त आ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरी बात को इस तरीके से समझ रहे हैं कि जनाब मैं कोई रिहाई की बात कर रहा हूं। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि तहरीक इंसाफ पर एक वक्त एक अब नया पीरियड शुरू हो रहा है। एक पीरियड वो था कि जब तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई का वाकयात रहनुमा होते हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ पर एक ऑपरेशन शुरू होता है, फिर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मशीन से गुजरकर साफ शफाफ होकर फिर निकलते हैं, फिर उसमें से एक अलग धड़े बनते हैं, फिर तहरीक इंसाफ पर सख्ती होती है, फिर 8 फरवरी का इलेक्शन होता है, फिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनती है, खैबर पख्तूनख्वा वाले सारे सेफ हो जाते हैं, पंजाब वाले सारे बंद हो जाते हैं। अब और उसके बाद का अब ये तीसरा फेज़ शुरू हो रहा है और ये तीसरा फेज़ ये कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें नई सफाई सुथराई होगी। नई सफाई सुथराई का मतलब यह है कि 3 महीने का वक्त दिया अदालत ने कि उन केसेस का फैसला दें। तो अब ज़ाहिर उसके फैसले अगर हो रहे हैं तो बहुत सारे फैसले ऐसे होंगे कि जो लोग कैद हैं उनके लिए कुछ जगहों पर रिहाई का सबब बनेगा, कुछ लोग जो रिहा है उन पर कैद का सिलसिला बनेगा। तो अब तहरीक इंसाफ का ये अगला फेज़ शुरू है। अच्छा, इसी हवाले से सिंध के अंदर भी एक मुकदमा रखा गया जिसमें इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने हलीम आदिल शेख और राजा अजहर साहब और हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ के रहनुमा, दोनों बड़े फेमस चेहरे, उन पे केस का आज मामला चला और जिसमें जो डीएसपी साहब हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था कि इन दोनों की मौजूदगी के अंदर और इनकी इंस्ट्रक्शंस पर यहाँ पर पुलिस मोबाइल को आग लगाई गई थी और ये सारा सिलसिला हुआ था। तो जो सिंध के मुकदमात हैं उनमें भी इनमें पेशरफ्त आपको नजर आ रही है कि उस हवाले से भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो क्या ये पेशरफ्त वाकई में संजीदा नौयत पर होगी और सिंध में भी बहुत सारे लोगों को तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं होंगी? तो इस ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की सिंध की सियासत है वो पंजाब और केपीके से मुख्तलिफ है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर बाकायदा कंप्रोमाइज्ड है, बहुत सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जो भी यहाँ मूव करते हो कंप्रोमाइज़, और जो कुछ लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं है उन पर गिरफ्त जो है वो कभी ना कभी सख्त होती रहती है।